हेलो स्टूडेंट, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो था मैनेजर इकोनॉमिक्स, उसके नेचर, उसका स्कोप। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स, कि मैनेजर इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। देखो, जो मेरे इस तरीके के डायग्राम्स हैं वो, या फिर आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी एग्जाम्स में करके आना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर कोई भी टॉपिक उनको लिखना है, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताया था आपको कि अगर मुझे ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, ठीक है, तो मैं उन ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्ट शुरू ना करके मैं पहले एक हेडिंग डालूंगी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स, देन मैं उसका एक डायग्राम बनाऊंगी। डायग्राम आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप कोई क्लाउड्स टाइप में बना सकते हैं, आप सर्कल बना सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो डायग्राम्स बनते हैं अपनी बुक्स वगैरह में वो बना सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे वो बना सकते हो। उसमें होता क्या है कि जब एक टीचर आपकी कॉपीज चेक कर रहा होता है तो उसको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि यू नो द पॉइंट्स ऑफ दैट। अब वो बहुत ज्यादा डीप में ना चेक करके वो आपके सिर्फ ऊपर की 2 लाइंस चेक कर रहा होता है कि ठीक है इसने सही लिखा है, क्योंकि उसको एक ओवरव्यू मिल गया कि यस यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि वो एक अट्रैक्ट कर रहा होता है। आप जितनी अच्छे से उसको अटेम्प्ट करते हो, जितने अच्छे से आप अपने डायग्राम्स को बना रहे हो, वो उतना ही ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा आपके टीचर को, ठीक है। तो हम आ जाते हैं बैक, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स। देखो, इसमें डायग्राम में कुछ सिग्निफिकेंस दिए हैं, जैसे डिसीजन सपोर्ट, कि वो हमें डिसीजन में हेल्प करता है। वो कोई भी डिसीजन हो सकता है, रिगार्डिंग प्राइस हो सकता है, रिगार्डिंग प्रोडक्शन हो सकता है, रिगार्डिंग सप्लाई हो सकता है, तो वो हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मार्केट में क्या चल रहा है, तो हम उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है कि हम रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए, ठीक है, हम उसको एफिशिएंटली यूज करें। ठीक। थर्ड है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि हमें आगे क्या करना है, क्या ट्रेंड चेंज होने वाला है, उसके रिगार्डिंग में हमें क्या स्टेप लेना है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, रिगार्डिंग अगर मुझे कोई डिमांड से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है, सप्लाई से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है, तो मैं इजिली बना सकती हूँ, मैं अपने प्रोसेस में चेंजेस ला सकती हूँ अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। मार्केट को एनालाइज करके बता देता है ये हमें कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, वो फोरकास्ट करता है ये मार्केट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ट्रेंड आने वाला है, क्या नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, या बहुत अच्छी मार्केट चल रही होती है तो जो कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, तो कौन कौन आ सकता है मार्केट में, कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आ रहा है क्या, तो वो सब हमें बता देता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे अभी हमें बताएंगे हम कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, क्या प्राइस बढ़ा सकते हो आप, मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो अपना, ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म का फोकस है, आपका शॉर्ट टर्म फोकस है, तो वो सारी चीजें स्ट्रेटेजी यहाँ पे ये हमें प्रोवाइड करवा देता है। नेक्स्ट है ये रिस्क मैनेज करने में भी हमें हेल्प करता है। रिस्क मैनेज कैसे कर रहा है ये आपका, ठीक है, कि रिस्क जो है वो मार्केट से आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, बहुत सारे इंटरनल्स होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल होते हैं। तो हर किसी को जब आपको एनालाइज करके बता रहा है तो रिस्क को मैनेज भी करना बताता है, कि वो कहता है कि आपको रिस्क ट्रांसफर कर देना है, रिस्क आपका बियरिंग कैपेसिटी में है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, कि आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है कि आप हर एक रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, क्योंकि अगर मैं अपने रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकती तो मेरी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देखो, फर्स्ट है कि जो मार्केटिंग टीम है जारा की, वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है यूज टू एनालाइज एंड फोरकास्ट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो हमारी जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, वो एनालाइज करती है, वो फोरकास्ट करती है उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड रहेगी मार्केट में, किस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कर सकती है कि प्राइस इलास्टिसिटी की प्राइस क्या रहे, ठीक है, किस प्राइस पर कितनी डिमांड रहेगी, कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या रहेगी, मार्केट में क्या ट्रेंड रहेगा उस टाइम पर, ये सारी चीजें। मैनेजर कैन यूज डिमांड एनालिसिस टू सेट ऑप्टिमल प्राइस स्ट्रेटेजीज एंड अलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हमारे जो भी मैनेजर्स हैं वो प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी बनाते हैं और अपने जो भी रिसोर्सेज अलोकेट करने हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्म्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर्म। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हर एक फॉर्म जो भी बिजनेस कर रही है उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो होता है प्रॉफिट कमाना। तो हर एक बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। क्यों? क्योंकि वही जीवन का लाइफ ब्लड है, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो किसी भी कंपनी का लाइफ ब्लड है, विदाउट प्रॉफिट कोई भी कंपनी रन नहीं हो सकती है,
ठीक है। इसके कुछ तरीके बताए जाते हैं, जैसे आप अपनी सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब आप अपनी मार्केटिंग को और इम्प्रूव कर सकते हो। आप न्यू एडवर्टीजमेंट दो, आप न्यू प्रमोशंस करो, आप न्यू कस्टमर को एंगेज करो अपने पास में, मीन्स अब आप सेल्स रेवेन्यू बढ़ाओ। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू मतलब आप अपनी सेल्स बढ़ाओ जिससे आपके पास प्रॉफिट ज्यादा हो। फिर है रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, कि आप देखो कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हो। क्या कहीं पर कोई कॉस्ट आपकी बेवजह आ रही है, क्या आप कुछ कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि आप अपने जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो लेबर है, चाहे रॉ मटेरियल है, आप उसको मैक्सिमाइज यूज करो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो आप उसको एफिशिएंटली यूज करो, प्रॉपर यूज करो उसको। गोइंग इनटू न्यू मार्केट्स, कि आप न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करो। अगर आप नेशनल लेवल पे काम करते हो तो आप इंटरनेशनल पे जाओ, अगर आप किसी एक सिटी में हो तो दूसरी सिटी में जाओ, अगर आप एक स्टेट में काम करते हो तो दूसरी स्टेट में भी काम करने की कोशिश करो, मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने की कोशिश करो। ठीक है। नेक्स्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, कि यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही होती है। जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो शॉर्ट टर्म होता है, बट वेल्थ लॉन्ग टर्म है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इंक्रीज करते हैं शेयर होल्डर्स की वैल्यू को, ना कि अपने करंट फाइनेंशियल प्रॉफिट को। मतलब हमारे जो शेयर्स हमने सेल आउट किए हुए हैं, हम उनकी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरी कंपनी का कोई शेयर आज 12 रुपीज का है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वही शेयर मेरा 15 रुपीज का हो जाए। उससे क्या होगा, जो मेरी वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। इसके कुछ फीचर्स हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग स्टॉक वैल्यू, मतलब हम अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं। इंश्योरिंग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, मतलब हम कंपनी को होने वाले लॉसेस से बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम अपनी कंपनी को गुड फाइनेंशियल हेल्थ में ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं हम न्यू इन्वेस्टर्स को। हर एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि उनका जो प्राइस है शेयर्स का वो इंक्रीज हो, तो जिसमें कंपनी के प्राइस का शेयर्स का प्राइस इंक्रीज होता है, इन्वेस्टर्स वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस, investing, expanding operations, acquiring new companies, adding new products for new business would provide long term returns। देखो वो कहता है कि आप लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस का मतलब लाइफ इंश्योरेंस से नहीं है यहाँ पर, या कोई इंश्योरेंस लेने से नहीं है। वो कहता है कि आप अपने आप को इस तरीके से एक्सपेंड करो अपने बिजनेस को कि आपको लॉन्ग टर्म्स में अच्छे रिटर्न्स मिले। ठीक है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन, आप अपने सेल्स को इंक्रीज करो, इसके लिए आप अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट पर ध्यान न देकर अपनी सेल्स पर ध्यान देते हैं कि हमारी सेल्स कितनी होती है। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट थोड़ा कम भी मिल रहा है तो मैं उसमें सेटिस्फाइड हो जाती हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सेल्स से ज्यादा हो। ठीक है, इससे होता क्या है कि जब मैं प्रोडक्ट को कम रेट में बेच रही है, सेल आउट कर रही हूँ किसी भी मार्केट में, तो वहां पर मेरी मोनोपोली रेट हो जाती है ना। होता है ना कि अरे भैया वो तो इस प्रोडक्ट को 12 रुपए में देता है, आप तो 15 रुपए में दे रहे हो, हम तो उसी से ले लेंगे, रहने दो आप। होता है ना, हम ये करते हैं ना मार्केट में। तो मतलब उसने क्या किया, मोनोपोली क्रिएट कर ली कि आप 10 दुकान पे जाकर पूछोगे तो आपको उसका प्राइस ज्यादा मिलेगा, बट एक पर्टिकुलर शॉप पर आपको प्राइस कम मिल रहा है, तो आप उसी से लोगे और आप 10 लोगों को भी बताओगे, तो वो उसने क्या कर लिया, अपनी मोनोपोली बना ली। ठीक है, फिर ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, आप ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। ये होता है आपने मर्जर्स कर लिए, आपने टेक ओवर्स कर लिए, तो आपकी जो ग्रोथ है वो, आपका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, आपकी गेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है। सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न, कि आप सोसाइटी और एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखो। आज के टाइम पे हर कोई क्या है कि भाई पॉल्यूशन बहुत है, हमें पॉलिथीन यूज नहीं करनी है, प्लास्टिक बैग्स यूज नहीं करने हैं। ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है जो उस पर एनिमल टेस्टिंग होती हो या जो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाता हो। तो आप क्या करो, अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इस तरफ भी करो और आप इस चीज को एडवर्टाइज करो। ठीक है, जैसे मामा अर्थ है, मामा अर्थ क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो एनिमल टेस्टेड नहीं है। ठीक है, वो बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, ये सारी चीजें करते हैं ना। आज के अगर हम किसी भी एडवर्टाइजमेंट को देखें तो मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ये चीजें एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने एड में, तो क्या है वो एक अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को। ठीक, तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम सेइंग। नेक्स्ट है रोल ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। एक मैनेजर इकोनॉमिक्स का बिजनेस डिसीजन मेकिंग में क्या रोल होता है। देखो, वो स्टडी करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो सभी को स्टडी करके बताता है कि मार्केट में चल क्या रहा है एक्चुअल में।
कि हमारा बिजनेस किस किस फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है, इन नेगेटिव वे और इन पॉजिटिव वे, हमारे क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, हमारे लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, वो हमें सब कुछ बता रहा है। वो एनालाइज करता है ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको एनालाइज कर रहा है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारे बिजनेस में हम कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या हमारे रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ठीक है, हम और कैसे बेटरमेंट में जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज डिमांड फोरकास्टिंग एंड एस्टिमेशन। वो डिमांड को फोरकास्ट करता है, उसको एस्टिमेट करके बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कितनी डिमांड आने वाली है, हमें उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन करेंगे। मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मार सकती कि भाई चलो कर दो 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन, नहीं, जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्शन होता है, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग भी उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। फोकस ऑन अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट, इसका जो मेन प्रॉफिट फोकस होता है वो होता है कि हम एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाए, कि ऐसा भी ना हो कि देने वाले को लगे कि वो ज्यादा दे रहा है, लेने वाले को लगे कि वो कम दे रहा है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि देने वाले को लगे कि रीजनेबल दे रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, और लेने वाले को लगे कि मैं अपना सही प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ, मैं लॉस में नहीं, ठीक है। मतलब दोनों ही पार्टीज हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, बायर भी और हमारी कंपनी भी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, का मतलब है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो सब कुछ एनालाइज करके बताता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मैनेजर को बता देता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके पास चली गई। अब मैनेजर के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके पास अच्छी खासी इंटेलिजेंस आ गई है, नॉलेज आ गई है। अब इसमें क्या है कि वो जब भी कहीं जाता है किसी भी मीटिंग में, ठीक है, अगर वो किसी भी मीटिंग में जाता है तो वो इजिली इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग अब अवेलेबल है। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। तो आज के लिए, अभी के लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं डेली बेसिस पर कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए वीडियोस डालूं, ताकि आप साथ साथ रिवाइज करते चलें चीज़ों को। थोड़ा फास्ट में ही हम चलेंगे क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश तो मेरी यही है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, जो आपके साथ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं, आप किसी को जानते हो कि उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। और शेयर कर दीजिए उसके साथ में, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को। थैंक यू।